इट्स मी कंप्यूटर्स, ऐसे लिटिल ऑब्जेक्ट्स जिनके बिना आज हम वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते। पता है, इनिशियली हमने कंप्यूटर्स को मैथ्स की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए बनाया था। यस, मैथ्स, जिसे देख के बचपन में हमारी फट जाती थी, या मतलब आज भी। तो कंप्यूटर्स को अर्ली स्टेजेस में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को ह्यूमन से ज़्यादा एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। और आज चलो छोड़ो। तो हमारी कहानी शुरू होती है अर्ली 19th सेंचुरी में, जब चार्ल्स बेबेज, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और इन्वेंटर को एक दिन आइडिया आया ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन्स नोन एज एनालिटिकल इंजन्स। चार्ल्स बेबेज का आइडिया और विजन फॉर एनालिटिकल इंजन अपने टाइम के बहुत आगे का था। एनालिटिकल इंजन्स को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालांकि जो एनालिटिकल इंजन है कभी बन नहीं पाया, क्योंकि ना ही बेचारे के पास पैसा था और ना ही रिसोर्सेस, पर इसने फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए एक बेस तैयार कर दिया। जैसे बेबेज के डिज़ाइन में पंच कार्ड्स का यूज़ किया गया था फॉर इनपुट एंड डेटा, तभी जाके 19th सेंचुरी में हरमैन होलेरिथ ने मॉडर्न पंच कार्ड्स को डेवलप किया और उन्हें पॉपुलराइज भी किया। तो चलिए अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पंच कार्ड्स क्या होते हैं। तो थोड़ा ट्राई करिएगा। तो पंच कार्ड जस्ट कार्डबोर्ड रेक्टेंगुलर पीसेस होते थे जिसमें होल्स किए जाते थे स्पेसिफिक पोजीशंस पे, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए पहले यूज़र को अपने कार्ड्स प्रिपेयर करने होते थे, जिसमें हर एक कार्ड में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते थे। लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए पहले यूज़र को अपना एक कार्ड प्रिपेयर करना होता था, जिसमें हर एक कार्ड एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता। फॉर एग्जांपल, एक कार्ड एक नंबर कंटेन कर सकता या फिर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कंटेन कर सकता। एक बार जैसे ही कार्ड प्रिपेयर हो जाता, फिर उसे एक कार्ड रीडर में डाला जाता। अब जो कार्ड रीडर एक डिवाइस होता जो होल पैटर्न्स को रीड करके उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसलेट कर देता। अब जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटिंग मशीन में चले जाते, जिन्हें ये कंप्यूटिंग मशीन समझ पाती। अब जो कंप्यूटिंग मशीन है ये ओनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही समझ पाती है, और सारी लैंग्वेजेस तो उसे इसी लैंग्वेज की तरह दिखाई देती है। एक बार जैसे ही कंप्यूटिंग मशीन आपके दिए इनपुट को सॉल्व कर लेती, फिर जो कंप्यूटिंग मशीन है रिजल्ट बताने के लिए स्पेसिफिक पोजीशंस में होल बनाती आउटपुट कार्ड्स पे, और फिर जाके आउटपुट कार्ड्स एक और डिवाइस में रीड करवाए जाते लाइक कार्ड रीडर्स, जो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में भेजे जाते। वो कंप्यूटर इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके फाइनली यूजर्स को एक रीडेबल फॉर्मेट में दिखाई देता। और ऑफ कोर्स इसमें आज के कंपैरिजन में टाइम भी बहुत लगता। आज तो फ़ोन में सबके पास कैलकुलेटर होता है, जिससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हम सेकेंड्स में सॉल्व कर पाते हैं। मतलब हम नहीं करते, कैलकुलेटर करता है। अब जो पंच कार्ड्स को हमने बहुत टाइम तक यूज़ किया, लाइक लेट 19th सेंचुरी से लेट 20th सेंचुरी तक, यस ऑलमोस्ट 100 साल तक। तो अब मिड 20th सेंचुरी वो टाइम था जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बने। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC, यस ये इसका नाम था, जो 1940s में बना था। तो सोचो मशीन असल में कितनी बड़ी होगी। ये बड़ी बड़ी और बहुत ही ज़्यादा भारी मशीनें होती जो एक पूरे कमरे जितनी जगह लेती। ENIAC, क्योंकि पूरा नाम तो मैं लेने से रहा, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करता था कैलकुलेशंस को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में सॉल्व करने के लिए। इतनी स्पीड जो पहले हमने कभी सोची नहीं थी, जो पहले अनइमेजिनेबल थी। ये कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस को भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाता था। हालांकि इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, ऑफ कोर्स किसमें नहीं होती। इसमें मैन्युअली हमें हज़ारों केबल्स और स्विचेस को कनेक्ट करना पड़ता था, प्लस इसे चलाए रखने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी। और ये बाद के कंप्यूटर्स जितना प्रोग्रामेबल भी नहीं था, इसलिए ENIAC को हमने अर्ली 1950s तक यूज़ किया, क्योंकि ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटिंग को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ट्रांजिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते जिन्होंने बल्कि और पावर हंग्री वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। इसने मशीन्स के छोटे, फास्टर और ज़्यादा एफिशिएंट होने की पॉसिबिलिटी को खोल दिया।
ट्रांजिस्टर्स की वजह से कंप्यूटर्स कम पावर या इलेक्ट्रिसिटी में भी इनक्रेडिबल स्पीड और प्रिसीजन से कैलकुलेशंस और डेटा प्रोसेस कर पाते थे। इसी की वजह से कंप्यूटर्स छोटे, कॉम्पैक्ट और ईजियर टू हैंडल हो पाए, जिससे अब कंप्यूटर्स एक डेस्क में भी फिट हो सकते थे। और फिर जाके 1970s में एक ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन हुआ जिसने टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, नोन एज माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स ने मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप में इंटीग्रेट कर दिया। इन स्मॉल चिप्स में हजारों या इवन मिलियंस ट्रांजिस्टर्स होते थे। माइक्रो प्रोसेसर्स मॉडर्न कंप्यूटिंग मशीन्स के हार्ट और ब्रेन बन गए और इन सिंगल चिप्स में लेवल ऑफ प्रोसेसिंग एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी, मेनली अफोर्डेबिलिटी, इस पे मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसी की वजह से आज कंप्यूटर्स किसी रूम की जितनी जगह ना लेके इवन हमारे हाथों में भी आ जाते हैं। इसने ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री लाइक स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस, जहाँ छोटे पर पावरफुल कंप्यूटिंग डिवाइसेस चाहिए होते हैं, उन्हें हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और फिर 1970s और 1980s में ही जाके कंप्यूटर्स हम पब्लिक तक पहुंच पाए और राइज हुआ पर्सनल कंप्यूटर्स का। इसी टाइम पे कंपनीज लाइक एप्पल, कोमोडोर, IBM ने मास के लिए कंप्यूटर्स को बनाना शुरू किया, जिससे इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस भी कंप्यूटिंग को एक्सेस कर पाए। कंपनीज के बनाए हुए कंप्यूटर्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और सॉफ्टवेयर के साथ आते थे, जिससे यूजर्स इजीली अपनी उंगलियों से भी कंप्यूटर की पावर को यूज कर सकते थे। तो चलिए अब कुछ आइकॉनिक पर्सनल कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। लाइक एप्पल का एप्पल II, एक लेजेंडरी प्रोडक्ट जो 1977 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें बिल्ड इन कीबोर्ड, कलर ग्राफिक्स और सपोर्ट फॉर एक्सपेंशन कार्ड्स जैसे फीचर्स थे, जिसने उसे वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर बना दिया, इंस्पायरिंग अ जनरेशंस ऑफ यूजर्स एंड डेवलपर्स। तो चलिए अब एक और लेजेंडरी पर्सनल कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, जिसे कहते हैं कोमोडोर 64, जो 1982 में रिलीज हुआ था और पूरी दुनिया का बेस्ट सेलिंग होम कंप्यूटर बन गया ऑफ ऑल टाइम। इसके अफोर्डेबल प्राइसेस, इंप्रेसिव ग्राफिक्स और एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी जैसे फीचर्स की वजह से इसने काउंटलेस हाउस होल्ड्स अराउंड द वर्ल्ड में कंप्यूटिंग को पहुंचाया बाय सेलिंग अराउंड 30 मिलियन यूनिट्स। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस ऑफर करता था और कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एप्पल के कंप्यूटर्स खरीदने में तो पब्लिक का घर जाएगा। उस टाइम पे भी मतलब 1980s में भी एप्पल अपने कंप्यूटर्स 1200 या इवन 1500 या इवन $3000 में भी बेचता था, वाइल जो कोमोडोर 64 था मात्र $595 में भी अवेलेबल था। और इस प्राइस पॉइंट पे भी ये इतने इम्प्रेसिव ग्राफिक्स और साउंड कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करवाता। इसके एडवांस साउंड चिप यूजर्स को गेम्स और म्यूजिक एप्लीकेशन में रिच और इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाती। इसकी सक्सेस के पीछे एक और सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इसकी एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी ने, जिन्होंने डेवलपर्स को अट्रैक्ट किया, जिन्होंने फिर वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए इंक्लूडिंग गेम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, प्रोडक्टिव टूल्स एंड मच मोर, एंड दैट मेक्स इट अ लेजेंड। और आखिरकार 1990s ने टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में एक ह्यूज शिफ्ट विटनेस किया, जब इंटरनेट का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन होना शुरू हुआ और क्रिएशन हुआ वर्ल्ड वाइड वेब का। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क जिसने कम्युनिकेशन, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बिजनेसेस को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। बट वो वर्ल्ड वाइड वेब था जिसने हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस को ट्रूली रेवोल्यूशनाइज किया। 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया, जो यूजर फ्रेंडली था, जिससे हम इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को नेविगेट और एक्सेस कर सकते थे। इसने हाइपरटेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिससे यूजर्स लिंक्स पर क्लिक करके एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा पाए। वेब ब्राउजर्स लाइक नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर ने वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना और भी ज़्यादा ईजी बना दिया। और फिर जाके 21st सेंचुरी में स्मार्टफोन्स इमर्ज हुए, जो हमारी डेली लाइफ के इंटीग्रल पार्ट बन गए। कंपनीज लाइक एप्पल, ब्लैकबेरी मोबाइल कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन में सबसे आगे थी, जिन्होंने ऐसे स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस किया जिन्होंने टेलीफोनी, कंप्यूटिंग पावर और इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक सिंगल डिवाइस में इंटीग्रेट कर दिया। अब स्मार्टफोन जस्ट कॉल करने तक ही सीमित नहीं थे, अब वो पॉकेट साइज्ड कंप्यूटर्स बन चुके थे। इनमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ थी जिन्हें पहले हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने पतले डिज़ाइन, वाइब्रेंट टच स्क्रीन्स और अच्छे इंटरफेसेस से स्मार्टफोन्स ने यूजर्स को एक वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन अपनी फिंगर टिप्स पे प्रोवाइड करवाया।
अब जैसे जैसे साल बीतते गए स्मार्टफोन्स और ज़्यादा पावरफुल होते चले गए, ऑफरिंग मोर प्रोसेसिंग पावर, इम्प्रूव्ड कैमरास एंड एनहेंस्ड कनेक्टिविटी और भी कई सारे इनोवेटिव फीचर्स। तो अब आगे क्या? वेल, virtual reality, which is actually very promising and I think VR in a way will transform the world। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम ना है, ऐसे कैसे? AI आज हमारी लाइफ की वेरियस एस्पेक्ट्स को चेंज कर रहा है, फ्रॉम वॉइस असिस्टेंट्स टू ऑटोनोमस व्हीकल्स। अब AI के बारे में तो हम इस चैनल पे बहुत बात करेंगे फ्यूचर में, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। I mean, just see, हम कहाँ से कहाँ आ गए, फ्रॉम चार्ल्स बेबेज विजन ऑफ एनालिटिकल इंजन्स टू VR एंड AI। तो अब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करेगी, हम और भी कई सारे इनक्रेडिबल इनोवेशंस को देखेंगे।